हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिनट माइंडर। तो दोस्तों, हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव पुस्तक को देख रहे थे, जिसमें कि आज का हमारा चैप्टर होने वाला प्राचीन भारत से उत्तर मौर्य साम्राज्य। तो चलिए उत्तर मौर्य साम्राज्य के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो देखिए दोस्तों, प्रश्न में पूछा जा रहा है जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त है, इनकी हत्या करके इनकी जगह पे किस नए वंश यानी शुंग वंश की स्थापना की? तो यह पुष्यमित्र ने किया था। पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पुष्यमित्र। अगला है, पुष्यमित्र शुंग जो है मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकोषीय या राजकीय सेना किस पद पर आसीन थे? तो यह सेनापति पद पर आसीन थे। पुष्यमित्र शुंग जो है मौर्य सम्राट के राजकीय सेना में सेनापति पद पर आसीन थे। अगला प्रश्न है, कनव या फिर कानव कह लीजिए इन्हें, कनव वंश के संस्थापक कौन थे? तो कनव वंश के संस्थापक थे वसुदेव। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो कनव वंश के संस्थापक वसुदेव है, इन्होंने किसकी हत्या करके गद्दी पर बैठा था? तो इन्होंने शुंग वंश के अंतिम शासक जो थे देवभूति। कौन थे शुंग वंश के अंतिम शासक? देवभूति। शुंग वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो पुष्यमित्र हो जाएंगे। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र हो जाएंगे, और इन शुंग वंश के अंतिम जो शासक है देवभूति, इन्हीं की हत्या करके वसुदेव ने नए वंश की स्थापना की, जो कि कनव वंश के संस्थापक कहलाए। अगला प्रश्न है हमारा, सातवाहन या फिर आंध्र सातवाहन कह लीजिए, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन आपके हैं सिमुक सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, या फिर वशिष्ठी पुत्र श्रीपुल मावी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिमुक थे। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक था ये सिमुक। भारत के इतिहास में प्रसिद्ध सातवाहन राजवंश के संस्थापक हुए। पुराणों के अनुसार सिमुक ने कनव वंश के अंतिम राजा सुशर्मा को मारकर, यहाँ पे इन्होंने किसकी हत्या करके सातवाहन वंश का स्थापना किया? तो इन्होंने सिमुक ने किसकी हत्या करके? तो कनव वंश के अंतिम राजा कौन है? कनव वंश के अंतिम राजा सुशर्मा। सुशर्मा को मारकर सातवाहन वंश की स्थापना की। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सातवाहन ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया था। तो ये अधिकारियों के रूप में कहाँ काम किया था? तो ये मौर्यों के अधीन काम किया था। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, मौर्यों के अधीन इन्होंने काम किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? बाद में बौद्ध बन गया था। तो वह था कनिष्क। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। कनिष्क ने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला प्रश्न, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? ऑप्शन है भारत इस्लाम शैली, भारत ईरानी शैली, भारत चीन शैली, या फिर भारत ग्रीक शैली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत ग्रीक शैली का ये मिश्रण है। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की जो गंधार शैली है, यह किसका मिश्रण है? तो ये भारत और ग्रीक की शैली का मिश्रण है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर, जो कि वर्तमान में आपको पाकिस्तान में यह स्थित है। अगला प्रश्न है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? यहाँ पे पुरुषपुर का अन्य नाम भी पूछा जा रहा है दोस्तों। तो पुरुषपुर का अन्य नाम पेशावर था। ऑप्शन सी, जो कि अभी मैंने बताया पाकिस्तान में स्थित है। पेशावर कह लीजिए या फिर पुरुषपुर कह लीजिए, यह दोनों के दोनों एक ही नाम होंगे। इनका अन्य नाम है ये, और यह पाकिस्तान में स्थित है। अगला है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक जो थे किसके राज चिकित्सक थे? ऑप्शन है हर्ष के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, या कनिष्क के। तो ये कनिष्क के राज चिकित्सक थे। चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद विशारद के रूप में विख्यात है। वे किसान राज के कनिष्क प्रथम के राजवैद्य थे। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ भी है। इनके द्वारा तो चरक के द्वारा एक चरक संहिता भी लिखा गया, जो कि एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। अगला प्रश्न है हमारा, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? ऑप्शन है प्राचीनतम वैदिक कला, मौर्य कालीन कला, गांधार कला, या गुप्त कला।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधार कला, ऑप्शन सी। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था इनका गांधार कला होना। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाएं? यहाँ पे पूछा है कि भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाए थे? ऑप्शन है कुषाण ने, इंडो बैक्ट्रियन ने, गुप्त ने या फिर शक ने। तो सबसे पहले चलाया था इंडो बैक्ट्रियन ने, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। भारत में स्वर्ण मुद्राएं का प्रचलन प्राचीन समय से हो रहा है और इसका श्रेय मुख्य रूप से इंडो ग्रीक इंडो बैक्ट्रियन शासक को दिया जाता है, जो कि सिकंदर महान की मृत्यु के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर और पश्चिमी भाग में स्थापित हुए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो यह किस संग्रहालय में आपको देखने को मिलेगा? तो यह मथुरा संग्रहालय में आपको देखने को मिलेगा। यह जो है उत्तर प्रदेश राज्य में मथुरा जिले में स्थित है। इसका मुख्यालय मथुरा में स्थित है। ये राजकीय संग्रहालय देश के अनेक संग्रहालयों में बढ़ चुका था। भारतीय कला का मथुरा की यह विशेष देन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? यहाँ पे प्रश्न कुछ और पूछा गया कि किसने सोने के सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए? तो ऑप्शन है कुषाण, इंडो बैक्ट्रियन, शक या गुप्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कुषाण ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। अब यहाँ पे एक प्रश्न इससे पहले हम लोग पढ़े थे, भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? तो इंडो बैक्ट्रियन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया कि सोने के सर्वाधिक जब पूछा जाए कि शुद्ध सिक्के किसने, तो कुषाण हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? सीसा के या फिर पोटीन के, तांबा के या फिर स्वर्ण के? तो सबसे अधिक यहाँ इस समय सीसा के धातु के बने हुए थे। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक। सीसा का सिक्का चलाने वाला पहला वंश सातवाहन वंश ही था और वह शीशे का सिक्का रोम से लाया था। शीशे का सिक्का जो कहाँ से लाया था? तो रोम से लाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कनिष्क के समकालीन हो जाएंगे नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। कनिष्क की राजसभा को प्रसिद्ध विद्वान विभूतित करते थे, जो कि आपके नागार्जुन है, अश्वघोष है और वसुमित्र है। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव या भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? तो यह प्रथा आरंभ किया था किस वंश ने? तो सातवाहन वंशों ने यह प्रथा आरंभ की थी। ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी सातवाहन वंश ने। नेक्स्ट है, भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो पर्दा का जो शुभारंभ किया था यूनानियों ने। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग या सिल्क रूट कह लीजिए, किसने आरंभ कराया? कनिष्क ने, अशोक ने, हर्ष ने या फाहियान ने? तो इसे कनिष्क ने आरंभ किया था। भारतीयों के महान रेशम मार्गों को आरंभ किया था। रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था, जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। इसका सबसे जाना माना हिस्सा उत्तरी रेशम मार्ग है, जो चीन से होकर पश्चिमी की ओर पहले मध्य एशिया में फिर यूरोप में जाता था और जिससे निकलती एक शाखा भारत की ओर जाती थी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहर चलाई थी? ऑप्शन है ग्रीक वासियों ने, मौर्यों ने, कुषाणों ने या फिर शुंगों ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुषाण शासकों ने। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं या फिर सोने के मुहर चलाए थे। नेक्स्ट है, चरक या फिर नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? ऑप्शन है कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनिष्क। यह क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। चरक जो है कनिष्क के दरबार की शोभा थे और नागार्जुन भी। अगला प्रश्न है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था? ऑप्शन आपके अशोक, कनिष्क, हर्ष या समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कनिष्क जो सम्राट थे, इन्हीं के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में शक संवत की शुरुआत हुई थी।
आगे देखते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में या फिर बर्मा में? तो यह जो तक्षशिला है विश्वविद्यालय वर्तमान में आपको पाकिस्तान में स्थित है। यह पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 मील उत्तर की ओर स्थित था। जिस नगर में यह विश्वविद्यालय था उसके बारे में कहा जाता है कि श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने उस नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? यहाँ पे पूछा गया आपको कि कलिंग का महान शासक कौन था। ऑप्शन आपके है अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल और मयूरदर्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खारवेल। ऑप्शन सी हो जाएगा। खारवेल जो था कलिंग का महान शासक था। मौर्योत्तर काल में कलिंग के उदयगिरी की हाथी गुफा में खारवेल का एक लंबा अभिलेख प्राप्त भी हुआ है। और जो दूरदर्शिता है कि उस अभिलेख से हमें खारवेल का जीवन परिचय मिलता है। अगला प्रश्न, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन आपके हैं धर्म का, कला का, साहित्य का या वास्तुकला का। तो देखिए दोस्तों, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो है वास्तुकला का हुआ था। इसमें वास्तुकला क्षेत्र में सबसे अधिक जोर दिया गया था कुषाण काल में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे, सातवाहनों ने आरंभ दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? सातवाहनों ने आरंभ दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो इन्होंने शुरू किया था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से शुरुआत किया था इन्होंने, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों का शासन। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र। सातवाहन प्राचीन भारत का एक राजवंश था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया कि सातवाहन राज्य की राजधानी के बारे में कि इसकी राजधानी क्या थी। तो इसकी राजधानी पैठण और प्रतिष्ठान थी। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। प्रतिष्ठान जो है महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे बसा एक प्राचीन नगर था। प्रतिष्ठान कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में। और यह किस नदी के किनारे है? तो गोदावरी नदी के किनारे बसा एक प्राचीन नगर था। यह व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र भी था और साथ ही साथ सातवाहनों ने इसे अपनी राजधानी बनाया और अभिलेखों में इसे पैठण कहा गया। अभिलेखों में इसे क्या कहा गया? पैठण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख जो है कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? ऑप्शन है हाथी गुम्फा अभिलेख, जूनागढ़ के अभिलेख, नानाघाट के अभिलेख या फिर नासिक के अभिलेख। तो ये आपको हाथी गुम्फा अभिलेख में आपको देखने को मिलेंगे कलिंग नरेश खारवेल के बारे में। इस अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख में ही इनका जिक्र किया गया कलिंग नरेश खारवेल का। खारवेल जो है कलिंग के तीसरे राजवंश चेदी वंश का संस्थापक था। खारवेल जो है कलिंग के तीसरे राजवंश चेदी वंश का शासक था। नेक्स्ट है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? गाथा सप्तशती कृति की रचना किसने की है? ऑप्शन आपके है गौतमीपुत्र सप्तकर्णी, हाल, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी या फिर सिमुक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाल ने इस कृति की रचना की थी, गाथा सप्तशती की। नेक्स्ट है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? यहाँ पे आपसे पिछले वाले प्रश्न में इसकी राजधानी पूछी गई थी, तो इसमें आपको इसकी सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा पूछा गया। तो इसकी राजकीय भाषा थी प्राकृत। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, इनकी राजकीय भाषा थी प्राकृत। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए और बताना है कि इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है। तो सबसे पहले इसके कालक्रम को मिलान करने से पहले इसके जो टाइम पीरियड है, इनका शासनकाल है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो सुंग वंश का जो कालक्रम है दोस्तों आपको देखते हैं। तो सुंग वंश का कालक्रम हो जाएगा आपको 178 ईसा पूर्व से लेकर आपको 75 ईसा पूर्व तक हो जाएगा। फिर अगला है आपका सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश का कालक्रम हो जाएगा आपको 60 ईसा पूर्व से लेकर 240 ईसा पूर्व तक। गुप्त का देख लेते हैं। तो गुप्त का हो जाएगा 275 ईसा पूर्व के आसपास हो जाएगा। और अंतिम बच गया चोल। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका चोल का जो कालक्रम हो जाएगा आपको 9वीं से 12वीं शताब्दी तक है इसका।
तो इस प्रकार से इसका अगर सीक्वेंस करते हैं तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा। तो सबसे पहले आपका आएगा सुंग वंश, फिर उसके बाद आपका आएगा सातवाहन वंश, फिर उसके बाद आपका आएगा गुप्त वंश, फिर उसके बाद आएगा आपका चोल वंश। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? बैक्ट्रियन ग्रीक ने, पार्थियन ने, शक ने या फिर कुषाणों ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बैक्ट्रियन ग्रीक ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। मौर्य काल में सबसे पहले भारत पर विदेशी आक्रमण करने वाले में यूनानी, यवन, इंडी ग्रीक, युंदियानी या बैक्ट्रियन ग्रीक थे। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची मिलान करना, शासक के नाम दिए हुए हैं और इनके उपाधियां दिए हुए हैं और इनका मिलान करना। चलिए इनका मिलान कर, देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन में यहाँ पे 4 शासक के नाम दिए हुए, लेकिन यहाँ पे उपाधियां 5 दिए हुए हैं, एक एक्स्ट्रा ही उपाधियां दिए हुए हैं। तो चलिए इनका मिलान करते चलते हैं। अशोक, अशोक का उपाधि किसने उपाधि धारण की थी? अशोक ने उपाधि धारण किया था प्रियदर्शी का। ऑप्शन इसमें हो जाएगा ए का 5 हो जाएगा आपका। फिर कनिष्क, कनिष्क ने कौन सा उपाधि धारण किया था? तो कनिष्क ने किया था देवपुत्र का। ऑप्शन 4 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। और खारवेल ने कौन सा उपाधि धारण किया था? तो खारवेल ने कलिंग चक्रवर्ती का उपाधि धारण किया था। अंतिम में कुमारगुप्त, कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य का उपाधि धारण किया था। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ए का 5 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा और सी का 2 हो जाएगा और डी का हो जाएगा 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे है विक्रम संवत के बारे में पूछा गया है कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था। तो देखिए दोस्तों विक्रम संवत यहाँ पे पूछा गया है, तो यह है 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। अगर आपसे शक संवत पूछ लिया जाए तो ये 78 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। शक संवत अगर आपसे पूछेगा कि कब प्रारंभ हुआ था तो यह हुआ था 78 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न भी हमारा दोस्तों सूची मिलानी है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। यहाँ पे कुछ विक्रम संवत वगैरह दिए हुए हैं, शक संवत, गुप्त संवत और कली संवत। इनका समय से किस समय से गणना है ये बताया जाता है, इसकी प्रारंभ कब हुआ था ये बताना है। तो इनका मिलान करते हैं। अभी हम लोगों ने विक्रम संवत देखा है, विक्रम संवत जो कि आपका इसका हो जाएगा 58 ईसा पूर्व में हुआ था, तो विक्रम संवत हो जाएगा इसका 58 ईसा पूर्व में। शक संवत भी हमने बताया था आपको शक संवत के बारे में कि 78 ईसा पूर्व में हुआ था, तो शक संवत हो जाएगा 78 ईसा पूर्व में। अब आते हैं गुप्त संवत्सर पे, तो गुप्त संवत्सर हो जाएगा आपका 320 ईसा पूर्व में। अंतिम बच गया कली संवत्सर, तो अंतिम हो जाएगा कली संवत्सर 3102 ईसा पूर्व। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए का 4 हो जाएगा, बी का 3, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1। आप एक बार इसे खुद से मिलान भी कर सकते हैं और याद कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। शक संवत और विक्रम संवत कई बार एग्जाम पर रिपीट हो चुके हैं प्रश्न। अगला है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? मौर्यों के दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? ऑप्शन है सातवाहन, पल्लव, चोल या चालुक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सातवाहन। सातवाहन जो राज्य था मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो यह बनाई गई थी कुषाण काल में। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो सुंग वंश के बाद कनव वंश ने भारत पर राज किया। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। किस वंश का? तो सुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति, और इसी की हत्या करके 73 ईसा पूर्व में इसके मंत्री वसुदेव ने कर दी तथा एक नए राजवंश कनव वंश की स्थापना की। इस प्रकार करीब 112 वर्षों तक शासन करने के उपरांत इस वंश का पतन हो गया। अगला प्रश्न है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो ये हराया था पेन चाओ ने। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। पेन चाओ जो है एक चीनी जनरल थे, इन्होंने कनिष्क को हराया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है,
उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था किसने? इंडो ग्रीक ने, कुषाणों ने, शकों ने या फिर प्रतिहारों ने? तो सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को कुषाणों ने जारी किया था। इसमें आपसे एक और प्रश्न भी पूछ लिया जा सकता है कि जब आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सोने के, शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो यह भी इसका राइट आंसर कुषाण ही हो जाएगा तब। और इसका तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने भी। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कथन ए और कथन कारण आर दिए हैं, उनके बारे में बताना कौन सही है। कथन ए कह रहा है कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, जो कि कथन सही है। कारण है इसका कि ये इसलिए करते थे कि उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। नहीं, ये कथन गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ए कथन तो सही है किंतु आर जो है कारण वह गलत है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है शिखर, बेसर, गंधार या नागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो मतलब कि गांधार शैली जो है भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है। गांधार शैली किसका है? यह क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। यह भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है। कौन? तो गांधार शैली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? ऑप्शन है हीनयान, वज्रयान, महायान या फिर सहजयान। कनिष्क बौद्ध धर्म की वह शाखा कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महायान। ऑप्शन सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म के महायान शाखा का प्रचार किया था एशिया व सुदूर पूर्व में। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? यहाँ पे पूछा गया कि कनिष्क के शासनकाल के समय सर्वाधिक उनकी महत्वपूर्ण सबसे घटना कौन सी थी? तो वह चतुर्थ बौद्ध संगति थी। चतुर्थ बौद्ध संगति, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। 4 बौद्ध संगतियां हुए थे जिसमें चौथा जो बौद्ध संगति है वह चतुर्थ बौद्ध संगति, जो कि आपका श्रीनगर कुंडल ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? यस, महान व्याकरण पतंजलि जो है, व्याकरण पतंजलि, ये किसके समकालीन थे? तो यह पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। पतंजलि शुंग वंश के शासनकाल में थे। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राज्य द्वारा जारी किया गया है? सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक राजा रुद्रदमन द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। शक राजा रुद्रदमन द्वारा भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किए गए हैं। अगला प्रश्न, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो सेंट थॉमस भारत आया था किसके शासनकाल में? तो ये आया था गोंदोफिरनस के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? गोंदोफिरनस। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाता है। माना जाता है कि भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल के तटीय नगर क्रांगानोर में हुई, जहां किंवदंतियों के मुताबिक ईसा के 12 प्रमुख शिष्यों में से एक संत थॉमस ईस्वी सन 52 में पहुंचे थे। संत थॉमस के मकबरे की निगरानी करने वाले फादर जेबी प्यूटर कहते हैं कि यह वही जगह है जहां वह उतरे थे ईसा मसीह का संदेश पहुंचाने। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस सुशांत शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे? देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि किस सुशांत शासक ने सर्वप्रथम सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे? तो सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे विम कटफिसस ने। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। सम्राट विम कटफिसस ने कुषाण साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ किया था? तो अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और पश्चिमी भारत में किया। वह स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करने वाला प्रथम कुषाण शासक था। इसके अतिरिक्त उसने पहले से प्रचलित तांबे और चांदी की मुद्राओं को भी जारी रखा। मतलब साथ ही साथ स्वर्ण के साथ साथ तांबे और चांदी के सिक्कों को भी जारी रखा। अगला प्रश्न, किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो यह शकों ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। शक वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है हमारा, मुक्तिदाता या फिर त्रातर, मुक्तिदाता या फिर त्रातर की उपाधि
किस वंश के शासकों ने धारण किया था? तो यह शक वंश के शासक ने धारण किया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालक्रम है? प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण जो हुए हैं उनके सही क्रम बताना है कि कौन से क्रम होंगे इसके राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले यूनान आए, फिर शक, फिर कुषाण। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन या फिर मिलिट्री गवर्नेंशिप व्यवहार में लाया गया, किसके द्वारा लाया गया? तो ग्रीकों के द्वारा, शकों के द्वारा, पार्थियनों के द्वारा या मुगलों के द्वारा? तो ये भारत में प्रथम बार सैनिक प्रशासन या शासन है ग्रीकों के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ग्रीकों के द्वारा, या फिर कह लीजिए आप इसे यूनानियों के द्वारा। ग्रीक कह लीजिए या फिर यूनानियों कर लीजिए, दोनों बात एक हो जाएंगे। यूनानियों के द्वारा सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया सर्वप्रथम भारत में। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था, कौन था? तो बैक्ट्रिया, सीथिया, जेड्रेसिया या फिर एरिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्ट्रिया, ऑप्शन ए। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य बैक्ट्रिया था। अगला है हमारा प्रश्न, चार धातुओं जिसमें सोना, चांदी, तांबा और सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? तो इसे कांसार्पण कहा जाता था। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। कांसार्पण किस किस धातुओं का मिश्रण था? तो सोना, चांदी, तांबा और सीसा का मिश्रण था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो यह हुआ तमिल एवं चेरों के साथ। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। रोम के साथ तमिल एवं चेरों ने व्यापार प्रारंभ किया, इनके साथ, रोमों के साथ। अगले प्रश्न को देख, नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? तो ये आपके जो कोचीन जो है ये असत्य हो जाएगा, ये मौर्योत्तर काल के बंदरगाह नहीं है। बाकी आपके बाबरकीम या फिर बेरीगाजा या भड़ौच ये जो हो जाएंगे, अरिकामेडू, ये सारे मौर्योत्तर काल के प्रमुख बंदरगाह हैं। यह जो कोचीन है यह मौर्योत्तर काल के नहीं है। कोचीन जो है आपको भारत के केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले में लक्षद्वीप सागर से तटस्थ स्थित एक बड़ा बंदरगाह नगर है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडुकू नाम से संबोधित किया गया है? तो ये संबोधित किया गया अरिकामेडू को। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, अरिकामेडू। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी की स्थापना की? ये किए थे आपको, ऑप्शन ए हो जाएगा डेमेट्रियस ने। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका डेमेट्रियस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों से राज्य सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षा हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनांडर, ऑप्शन सी, मिनांडर। मिनांडर अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों से राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु धारण कर लिया था। नेक्स्ट है हमारा, कुषाणों का संबंध किससे था? सिथियन जनजाति से, पार्थियों से, चीन के यूची जनजातियों से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुषाणों का संबंध था चीन के यूची जनजातियों से। कुछ इतिहासकार इस वंश को चीन से आए यूजी लोगों के मूल मानते हैं। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? कनिष्क के बौद्ध धारण करने के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन है वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन या बाणभट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष। इसके लिए उत्तरदायी थे अश्वघोष। कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी कौन थे? तो अश्वघोष। अश्वघोष एक बौद्ध महाकवि और दार्शनिक थे। इन्होंने बुद्ध चरित की रचना की थी। किसकी रचना की थी? तो बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने ही किया था। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है सूची मिलान करने के लिए। चलिए इनका सूची मिलान करते हैं। ग्रीक सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है और बताना है इसका मिलान में क्या क्या होगा। इंडो ग्रीक का हो जाएगा हिंद यवन, शक हो जाएंगे सिथियन और पार्थव हो जाएंगे पहलव। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 और सी का 3 हो जाएगा।
अगला भी हमारा सूची मिलान है, इनका मिलान करना है। यहाँ पे राज्य दिए हुए हैं और इस साइड राजधानियां दी है। शुंग की राजधानी थी विदिशा, चेदी की राजधानी कलिंग थी, और सातवाहन की राजधानी थी प्रतिष्ठान या पैठन, और कुषाण की राजधानी पुरुषपुर या पिशावर थी। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा और चौथा का चौथा हो जाएगा। अगला प्रश्न, रोमन साम्राज्य के अनुसार या अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर या फिर सीजर की उपाधि धारण की थी? किस वंश के शासकों ने? तो हिंद यवन के, शक के, कुषाण के या फिर सातवाहन के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुषाण के। रोमन साम्राज्य के अनुसार कुषाण वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? तो शुंग काल में हुआ था आपको, ये सभी के सभी आपके शुंग काल में ही इनका निर्माण हुआ था। भरूच का स्तूप का भी निर्माण हुआ था, सांची स्तूप का भी निर्माण हुआ था, और भाजा स्तूप का भी। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य में ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की है? तो किस की रचना की है? तो रचना की इन्होंने बृहत कथा की। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, बृहत कथा की रचना की सातवाहन नरेश हाल ने किसकी रचना की है? तो बृहत कथा की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल तीसरा। क्यों? क्योंकि बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, जो कि कथन है यहाँ पे सत्य है। बाकी जो कथन है आपको यहाँ पे पहला और दूसरा गलत हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेखों में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? इस अभिलेख में इन दोनों का उल्लेख किया गया, चंद्रगुप्त मौर्य का भी और अशोक का भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ जो अभिलेख है, इसमें आपको चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक इन दोनों का उल्लेख किया गया है। अगला है हमारा, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो यह कुषाणों ने चलाया था। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, कुषाणों ने। अगला प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो यह चेदी वंश से संबंधित है इनका। हमारा अगला प्रश्न है, तो दोस्तों यह हमारा अंतिम प्रश्न होने वाला है इस चैप्टर का। तो इसका आंसर बताने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको यह जो है वीडियो अच्छा लग रहा हो, ये जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव का सीरीज मैंने चलाया है, ये आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर करें। तो चलिए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। अंतिम प्रश्न है हमारा, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन देखते हैं, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उसका प्रमुख होता था, जो कि यह कथन आपको गलत हो जाएगा। अगला देखते, श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। यह बात सत्य है कि श्रेणी ही जो था यही वेतन और कामों के नियमों के सुनिश्चित करती थी। अगला है, श्रेणी का अपने सदस्यों को न्यायिक अधिकार होता था। यह बात भी सत्य है, श्रेणियों का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार भी होता था। ऑप्शन ये दूसरा और तीसरा भी सही हो जाएगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा दोनों कथन सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगले चैप्टर हम लोग संगम काल में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।